गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विथ एसबी क्लासेस। दोस्तों, जो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे उनसे रिलेटेड ये आपका चौथा वीडियो है। और जो प्रमुख विद्रोह थे अब यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस 4 वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। पूरी वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो इससे बाहर दोस्तों विद्रोह से संबंधित प्रश्न बाहर नहीं आने हैं। चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, या बीपीएससी टीआरई 3.0 की बात हो या 4.0 की बात है। ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लगातार दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा, मैं आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं नील विद्रोह। तो नील विद्रोह का जो केंद्र था दोस्तों ये था बंगाल, और ईयर क्या था आपका 1859 से 60। ठीक है, ये कहाँ के केंद्र था? बंगाल का। यूरोपीय जो जमींदारों द्वारा किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराया जाता था, इसलिए नील विद्रोह हुआ। नकदी कृषि को अनाज उत्पादन पर वरीयता देने के लिए दबाव बनाना। नकदी कृषि का मतलब जैसे जो तुरंत हमको क्या करते हैं, व्यावसायिक फसल भी कहते हैं, जो हमको तुरंत पैसा जो है क्या करते हैं, दिलवाते हैं। तो उस अनाज के उत्पादन पर वरीयता देने के लिए क्या किया जाए कि अगर आप ऐसा उत्पादन करेंगे जिससे ज़्यादा आमदनी हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता था, जनता के ऊपर दबाव डाला जाता था। और क्या था, कर की उच्च दर थी, जो टैक्स था आपका उसकी हाई रेट पे वसूला जाता था, और नील की यूरोपियन व्यापारियों को ही बेचने का संबंधी प्रावधान था। यानी कि अगर नील की खेती भी करेंगे तो आप किसी और को नहीं बेचेंगे, केवल यूरोपीय व्यापारी को ही बेचेंगे और किसी को नहीं बेच सकते हैं। जब ऐसा कानून बना दिया गया कि आप केवल यूरोपीय व्यापारियों को बेचेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस दाम पर चाहते थे उसी दाम पर वो लेते थे। आप अपनी मर्जी से और भी किसी देश के व्यापारियों को नहीं बेच सकते थे कि उसका और भी वो कीमत दे सकें। ऐसा प्रतिबंध लगा दिया गया। तो अब स्वाभाविक है, जब इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो फिर क्या होगा, दबाव जब बना लिए आप तो विद्रोह तो होना स्वाभाविक है। नील की खेती बंगाल में 1777 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। नील की खेती 3 कठिया पद्धति संबंधित थी। 3 कठिया पद्धति क्या होती दोस्तों? अगर मान लीजिए आपके पास 20 बीघा ज़मीन है तो आपको 3 भाग पर, इसके 3 भाग पर क्या करना होगा, नील की खेती करनी होगी। ठीक है, तो यही था जिसमें चंपारण सत्याग्रह आपको याद होगा 1917 का, बिहार गए थे गांधी जी। ये विद्रोह सर्वप्रथम आम भारतीयों का कंपनी शासन के विरुद्ध असंतोष को दर्शाता है। आम भारतीयों के यानी कि पूरी जनता को क्या है, कंपनी शासन का व्यवहार कैसा था जनता के प्रति, पूरे असंतोष को, यानी कि वो लोग कैसे दुखी थे, कितने परेशान थे, इसको भी बताता है। इस विद्रोह का उल्लेख यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। दीनबंधु मित्र ने 1858 में नील दर्पण नामक नाटक में लिखा है। आई होप दोस्तों ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि जो दीनबंधु मित्र थे 1858 में नील दर्पण नामक एक नाटक लिखा था। ठीक है, तो नील विद्रोह का उल्लेख किसमें किया गया है? नील दर्पण में। दीनबंधु मित्र ने इसको लिखा, 1858 में प्रकाशित हुआ था। अंग्रेजी में जो इसका रूपांतरण हुआ जेम्स लॉन्ग के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? जेम्स लॉन्ग के द्वारा। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि इस विद्रोह क्या था, अहिंसक था, यानी कि इसमें किसी को भी मारा पीटा नहीं गया, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, या बहुत ज़्यादा किसी को नुकसान नहीं किया गया, शांतिपूर्वक ये घटनाएं हुई थी। विश्वास बंधु थे रफ़ीक मंडल और राम रतन मलिक। ठीक है, इन लोगों का क्या था, इसमें प्रमुख योगदान था। तो विश्वास बंधु, रफ़ीक मंडल और राम रतन मलिक। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन शामिल नहीं थे? तो इन्हीं सब चीज़ों का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। वीडियो दोस्तों लंबा भले ज़रूर हो जाए, लेकिन इतना कोशिश करिए कि जब यहाँ से प्रश्न आए तो गलत ना होने पाए। जल्दबाजी के चक्कर में आप जल्दी जल्दी वीडियो को भगा के देख सकते हैं, या केवल जो आपको इम्पोर्टेंट लाइन लगता है बस केवल आप वही देखेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप पूरी लाइन को पढ़िए, ठीक ढंग से पढ़िए, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो नोट्स भी बनाइए, लेकिन जब यहाँ से प्रश्न ना आए तो फिर यहाँ से गलत ना होने पाए। मेरा कहने का मतलब ये है। यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को बलपूर्वक खेती करने से छूट प्रदान की गई, यानी कि अब ज़बरदस्ती वो खेती नहीं करेगा,
अगर उसको फ़ायदा मिलेगा, इच्छा होगी किसान की, तभी वो खेती करेगा, अदरवाइज वो खेती नहीं करेगा। 1860 में बंगाल कंपनी शासन द्वारा नील आयोग की भी स्थापना की गई कि कोई भी इसके संबंधी विवाद होता है, इसका रेट कैसे बढ़ाना, कैसे टैक्स लगाना है, कितने भाग पर इसकी खेती करवाना है, तो इसके लिए क्या हो गया, नील आयोग का भी गठन किया गया। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम दोनों ने समान रूप से क्या किया, प्रतिभाग किया, यानी कि दोनों में क्या था, इस विद्रोह में भाग लेने के लिए दोनों में क्या था, सामंजस्य की भावना विद्यमान थी। रंगपुर ढींग, ये रंगपुर ढींग कहाँ पड़ता है दोस्तों, बंगाल में है। इसमें उच्च भू राजस्व की दर, जिसमें किसान लोग खेती करते थे, ये किसान विद्रोह है, तो किसान से ही रिलेटेड इसमें सारी घटनाएं होंगी। ठीक है, इसमें टैक्स जो है ज़मीनों पर क्या किया जाता था, अधिक वसूला जाता था, और राजस्व उगाही की इजारेदारी, यानी कि भू राजस्व उगाही की नीलामी व्यवस्था थी। ठीक है, नीलाम कर दिया जाता था भू राजस्व को, अब चाहे फसल के आधार पर लिया जाए या ज़मीन के आधार पर। ठीक है, इसमें क्या कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। ये जो विद्रोह था दोस्तों, कंपनी शासन के विरुद्ध किसानों का प्रथम बड़ा हिंसक विद्रोह था, यानी कि इसमें जान माल की भी काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक है, किसानों ने इसमें क्या किया, हिंसक घटनाएं भी इसमें घटित हुई। ये विद्रोह रांची, हजारीबाग, पलामू, ठीक है, ये पूरा झारखंड का इलाका है आपका। विद्रोहियों द्वारा समानांतर सरकार के रूप में नवाब की नियुक्ति की गई। इस विद्रोह को केना सरकार द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था, और इसमें भी हिंदू मुस्लिम ने क्या किया था, समान रूप से प्रतिभाग किया था। तो आपको याद रखना रंगपुर ढींग। ठीक है, ये रंगपुर कहाँ पर है, बंगाल में है, 1783 में हुआ था। इसका रीज़न यही था कि भू राजस्व की जो दर थी उसमें नीलामी लगाया जाता था कि जो भी इस फसल को काटेगा या कुछ भी करेगा तो उसकी एक बोली लगाई जाती। इसकी बोली जो है काफ़ी उच्च दामों पर होती थी। और इसका नेतृत्व किसने किया था, केना सरकार द्वारा। इतना याद रखिएगा, रंगपुर ढींग का नेतृत्व किसने किया था, केना सरकार द्वारा। और किसानों का सबसे बड़ा हिंसक विद्रोह था। मोपला विद्रोह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग सभी में आईएएस, पीसीएस और जितने भी वनडे एग्जाम है लगभग सभी में एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया है, मालाबार क्षेत्र। ठीक है, तो ये अंग्रेजी हुकूमत द्वारा जमींदारों जेनेमी को पुनः स्थापित करना और जमींदारों द्वारा भूमिहीन किसानों का क्या किया गया, शोषण किया गया। ठीक है, उनको परेशान किया गया, तंग किया गया, जिसके पास ज़मीन नहीं थी। और अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किया गया जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको दोबारा क्या कर दिया गया, लागू किया गया। ये साउथ इंडिया का है दोस्तों। ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ का है, साउथ इंडिया का है। मोपला अरब व्यापारियों के उन वंशजों को कहा जाता है जो नायर एवं तियार महिलाओं के साथ विवाह करके यहीं बस गए थे। ठीक है, यानी कि अरब व्यापारियों के क्या थे, ये वंशज थे। आगे निचली जातियों के हिंदुओं में धर्म परिवर्तन के कारण इनकी संख्या में और भी वृद्धि हुई। जो उस समय की जो शासन व्यवस्था थी उस समय धर्म परिवर्तन भी खूब होता था, तो हिंदू धर्म के क्या हो गया, इनकी संख्या और भी बढ़ गई। ये किसान एवं कृषि श्रमिक के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते थे। ठीक है, अपना जीवन गुजारा कैसे करते थे, किसान एवं कृषि श्रमिक के रूप में। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान द्वारा किए गए भूमि सुधार के कारण नंबूदरी ब्राह्मण एवं नायर को भूमि से क्या कर दिया गया था, बेदखल कर दिया गया था, और मोपलाओं को भूमि पर अधिकार प्रदान किए गए थे। इसलिए भी ये विद्रोह होना स्वाभाविक हो गया। अंग्रेजों ने पुनः नंबूदरी ब्राह्मणों को भूमि पर अधिकार कर दिए, यही मोपला संतोष का कारण था। विद्रोह में भाग लेने वाले को अहदी कहा जाता था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मालाबार क्षेत्र 1835 से 1921, यानी कि इस बीच में कई सारी घटनाएं इसमें घटित हुई। और इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका जो कारण माना जाता है यहाँ पर दोस्तों कि हैदर अली एवं टीपू सुल्तान द्वारा जो भूमि को क्या किया था, सुधार के कारण नंबूदरी ब्राह्मण एवं नायर को क्या कर दिया गया था, भूमि से बेदखल कर दिया गया था। कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी कोई दबाव पड़ा होगा। ठीक है, या इन्होंने अपने जनता की खुद की भलाई के लिए ऐसा किया हो, फिर लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उसको वापस कर दिया था। तो इसमें किसी का नेतृत्वकर्ता इसमें नहीं दिया गया है, तो ये नेतृत्व याद नहीं करना, बस कृषि एवं किसान एवं कृषि श्रमिक के रूप में इसमें ज़्यादा आपको याद रखना है। पवना विद्रोह, पवना कहाँ दोस्तों, पूर्वी बंगाल, यानी कि आज का जो क्षेत्र पड़ता है वही बांग्लादेश का पार्ट है। 1870 से 1885
साहूकारों एवं ऋणदाताओं के पास रखे ऋण पत्रों एवं दस्तावेजों को समाप्त करना था। ठीक है, जो साहूकार थे, जो कर्ज देने वाले थे, और भी लोग थे, उनके पास डिवेंचर्स यानी कि ऋण पत्र जो थे और भी जो दस्तावेज थे उसको क्या कर दे, उसको समाप्त कर दीजिए, क्योंकि कर्ज हो सकता है कि ज़्यादा बढ़ गया हो या और भी कोई रीज़न रहा हो, तो इसको क्या कर दीजिए, ऋण पत्र को क्या कर दीजिए, इसको आप समाप्त कर दीजिए। जैसे एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ऋण माफ़ी कर दीजिए, या तो फिर इस पे हम लोग क्या करेंगे, और भी एक्शन करेंगे। ये जमींदारों के विरुद्ध भी क्या था, आक्रोश था। इस विद्रोह का नेतृत्व ईशान चंद्र एवं शंभुपाल के द्वारा किया गया था। आपको इतना याद रखना है, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ईशान चंद्र एवं शंभुपाल। कैंपबेल एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने भी क्या किया था, इस विद्रोह का क्या किया था, समर्थन किया था कि ये बात होनी चाहिए। इस विद्रोह पर एक आयोग का भी गठन किया गया था। तो इतना नहीं याद रखना आपको। ये बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था 1885 में आयोग की सिफारिश पर। इतना याद रखिए, बंगाल काश्तकारी जो अधिनियम आया था 1885 में आया था। दक्कन विद्रोह 1875। नई भू राजस्व व्यवस्था से उत्पन्न समस्याएं, जो नई राजस्व भू व्यवस्था लागू हुई थी उससे भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, और भू राजस्व की दर क्या थी, काफ़ी ऊंची थी, टैक्स की दर। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में दरों को बहुत उच्च स्तर पर रखा गया था। इस विद्रोह की शुरुआत पुणे से हुई। इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पूना से हुई थी। ठीक है, तथा अहमदनगर में भी ये धीरे धीरे फैल गया। इस विद्रोह के समय साहूकारों का सामाजिक बहिष्कार भी किया गया। ठीक है, कि आप समाज में जो है क्या करते हैं, लोगों का भला नहीं चाहते हैं तो इसको बाइकाट कर दो। इनसे बाइकाट करने का मतलब यही है कि इनसे कोई भी कर्ज नहीं लेगा, क्योंकि ये क्या करते थे, टैक्स की दर काफ़ी ज़्यादा वसूलते थे, ब्याज की दर। ताना भगत आंदोलन, बस आपको इतना याद रखना, 1875 दक्कन विद्रोह शुरुआत कहाँ हुई, पुणे में हुई थी, इतना याद रखिएगा। ताना भगत आंदोलन दोस्तों झारखंड एवं बिहार कब हुआ था, 1914। ठीक है, लगान की उच्च दर एवं चौकीदारी कर के विरोध में, जो चौकीदारी कर थी उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था, ताना भगत। इस आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत द्वारा की गई थी। नेतृत्व किसने किया था, जतरा भगत। ताना भगत, जतरा भगत, कैसे भी करके दोस्तों रिलेट करके याद कर लीजिएगा, आपके फायदे के लिए है। यह आंदोलन धार्मिक प्रकृति का होने के साथ साथ राजनीतिक प्रकृति का भी था। जतरा भगत द्वारा आदिवासियों को मांस, मदिरा, पशु बलि छोड़ने का आह्वान किया था, और अहिंसक आदिवासी आंदोलन था। इसमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने का इनका इरादा था। तो ताना भगत का आंदोलन का किसने नेतृत्व किया था, जतरा भगत। और इसने एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, कि मांस, मदिरा, पशु बलि छोड़ने का भी क्या किया था, आप लोग मत करिए ऐसा। तो बहुत ही अच्छा विद्रोह था ये, एक तरीके से कह सकते हैं। केंद्र कहाँ था, झारखंड और बिहार, ताना भगत का। बिजौलिया आंदोलन क्या है, बिजौलिया आंदोलन बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो बिजौलिया कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसमें 1847 और 1922 दो बार इसमें घटनाएं हुई हैं। माल गुजारी की क्या थी, उच्च दर, यानी कि जो किसानों के द्वारा जो टैक्स दिया जाएगा उसकी क्या थी, दर ऊंची थी। और बेगार कराया जाना, यानी कि बिना परिश्रम के, बिना श्रम के, बिना श्रमिक के क्या किया जाता था, मेहनत करवाया जाता था। इनका कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। बड़ी संख्या में 84 करों की वसूली किया जाना। ठीक है, 84 कर इनके ऊपर अतिरिक्त लगाए गए थे। प्रथम चरण में नेतृत्व जो था पूर्णतः स्थानीय था, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया। किसान आंदोलन स्थानीय सामंतों, ठीक है, जो वहाँ पे जमींदार लोग थे, एवं ब्रिटिश शासन के खिलाफ ही था। दूसरे चरण में बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक। 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने बिजौलिया संबंधी प्रस्ताव इसमें क्या किया था, रखा था। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने उदयपुर के महाराणा को इसके संबंध में एक पत्र भी लिखा था। आंदोलन के अंत में ब्रिटिश शासन द्वारा एजीजी हालैंड आयोग का गठन किया गया था।
तो ये एक आयोग का गठन हुआ है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसका संबंधी प्रस्ताव रखा गया था बिजौलिया का, ये भी याद कर लीजिएगा। नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह। बस आपको इतना याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह वही नील आंदोलन जो था उससे संबंधित था, 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 3 कठिया से संबंधित जो प्रथा थी, ठीक है, 3/20 यानी कि 20 बीघा खेती है आपके पास, तो 3 बीघे पर क्या करेंगे आप? नील की खेती करेंगे। और नील को खेती को क्या करेंगे? जो यूरोपीय व्यापारी थे आप उन्हीं को बेचेंगे, और किसी को बेच भी नहीं सकते हैं। और क्या कर सकते थे? जो चाहते थे मनमाना दाम उससे देते थे इनको, यानी कि अपने अनुसार ही अपने उस फसल को क्या करते थे? बेच भी नहीं सकते थे। समझ में आ गया दोस्तों? ये गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम किसान एवं नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है, कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। गांधी जी को जाकर के इस विद्रोह का नेतृत्व खुद करना पड़ा था, एक तरीके से कह सकते हैं। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल द्वारा लखनऊ अधिवेशन 1916 में किसानों की समस्या से अवगत कराया था। तो राजकुमार शुक्ल के ही कहने पर गांधी जी चंपारण बिहार गए थे, ठीक है। नील्हे, नील्हे का मतलब क्या? नील की खेती कराने वाले यूरोपीय जमींदार जो थे, किसानों को ज़बरदस्ती उनकी भूमि के 3/20 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करना आवश्यक था। इसके बारे में बता चुके हैं। नील की खेती नहीं कराने हेतु किसानों की एक बड़ी रकम अदा करनी पड़ती थी। मान लीजिए अगर आप नील की खेती नहीं करेंगे तो आपको और भी कर चुकाना पड़ेगा। जर्मनी द्वारा कृत्रिम नील का आविष्कार किया गया था, ठीक है। जो बनावटी नील थी वो जर्मनी के द्वारा आविष्कार किया गया था, जिससे नील की कृषि अब लाभप्रद नहीं रह गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो नील की खेती कराई जाती थी, तो ये जो नील की खेती थी, ठीक है, ये कैसा था? प्राकृतिक था। लेकिन अब जब जर्मनी ने क्या कर दिया? आविष्कार कर लिया कि हम आर्टिफिशियल बनाएंगे, कृत्रिम बनाएंगे। तो जब कृत्रिम बना लिया गया तो नील की खेती करना अब कोई फ़ायदेमंद नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि किसानों को जो नील की खेती होती थी कपड़े की डाई करने के लिए आती थी, ठीक है, कि किसी भी तरीके से उसको ब्लू कलर प्रदान किया जा सके। तो इसीलिए इसकी नील की ज़्यादा डिमांड थी यूरोपीय व्यापारियों में। तो जब बनने लगा इसमें तो उसमें इसका महत्व नहीं रह गया, तो फिर धीरे धीरे क्या हो गया? नील का भी खेती करना धीरे धीरे बंद ही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा नील का निर्यात कम किए जाने से नील की मांग में भी वृद्धि होने लगी थी, इसलिए इनके ऊपर दबाव बनाया गया। कृत्रिम नील तो बन गया था, लेकिन जब विश्व युद्ध चल रहा था दोस्तों 1914 से 1918 तक, तो इन लोगों से और भी ज़बरदस्ती क्या किया गया कि आप लोग नील की खेती और भी करिए, और भी करिए। एक तरीके से इनको क्या करना था? बढ़ावा दे रहे थे, उकसा रहे थे कि आपको करना ही करना है। तो इस वजह से विद्रोह होना भी क्या हो गया था? स्वाभाविक हो गया था कि इस व्यवस्था समाप्त करिए। क्योंकि जो हमारी जनता है, अगर वो हमको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं मिलेगा तो हम नील की खेती करके क्या करेंगे? ये भी तो बात थी। हमको अपने नागरिकों को भी क्या करना है? सुरक्षित रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, खेड़ा सत्याग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो खेड़ा दोस्तों गुजरात 22 मार्च 1918 की ये घटना है। अकाल की वजह से फसल उत्पादनों में कमी के कारण राहत की मांग की गई थी। उस समय अकाल भी पड़ा हुआ था और फसल भी क्या हो गया था? उत्पादन कम भी हो गया था। तो राहत की मांग की गई थी कि आप लोग कर वगैरह मत लीजिए, ठीक है। गांधी जी द्वारा आयोजित वास्तविक रूप से प्रथम किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। महात्मा गांधी द्वारा किसानों से लगान न देने का आह्वान किया था कि आप लोग टैक्स नहीं देंगे। इस आंदोलन में किसानों से लगान की बजाय भूमि को जब्त कराने के लिए तैयार कराने हेतु वचन पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए। कहने का मतलब है अगर आप लोग लगान मत दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, लगान देने की बजाय भूमि पर जब्त कर लिया जाएगा। ऐसा भी एक इसमें व्यवस्था की गई थी और उस पर क्या कर लिया जाता है? एग्रीमेंट करवा लिया जाता था, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, कि आपको ये काम करना ही करना है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी ज़मीन जब्त हो जाएगी। बारदोली सत्याग्रह 1928 गुजरात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। लगान में प्रांतीय सरकार द्वारा 30% की वृद्धि किया जाना, ठीक है। जो लगान दर था, अगर आप लोग 100 रुपया कमाते हैं, ठीक है, लागत को जोड़ करके, तो आपको 30 रुपया क्या होगा? टैक्स के रूप में प्रांतीय सरकार को क्या करना होगा? देना होगा। तो ये भी विद्रोह होना क्या हो गया? स्वाभाविक हो गया। इस आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, इसलिए और भी ये इम्पोर्टेंट हो गया।
इस आंदोलन में महिलाओं द्वारा पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली थी। तो किस आंदोलन में मिली थी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो महिलाओं द्वारा जो है पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो महिलाओं द्वारा तो दिया गया था, लेकिन इसमें गांधी जी की अहम भूमिका थी कि उनको सरदार कहा जाने लगा। महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने उनको क्या किया गया था, उपाधि दिया था। आपको इस बात को याद रखना है, महिलाओं ने कहा था लेकिन इनको उपाधि कौन दिया था, महात्मा गांधी जी। इस आंदोलन की सफलता के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था, इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है, कि अगर हम ऐसे संघर्ष करते रहेंगे तो हमें अपना राज्य प्राप्त करने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम वहाँ पर जल्द ही पास पहुँच जाएंगे। शासन द्वारा गठित आयोग बूमफील्ड एवं मैक्सवेल ने लगान वृद्धि को घटा करके कितना कर दिया, 6%। इस आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा, जो 30% हो गया था, फिर कितना हो गया, 6% हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि इस कितना सफल रहा ये आंदोलन। तेभागा आंदोलन। अब तेभागा आंदोलन क्या है दोस्तों, ये बंगाल में हुआ था 1946 में। फ्लाइट कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भूमि स्वामियों को उपज की 1/3 भाग देने की मांग की गई थी, कि अगर आप लोग 3 बोरी पैदा करेंगे तो आपको 1 बोरी क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अंग्रेजों को देना होगा। ठीक है, आप 2 बोरी अपने पास रखिए, कहने का मतलब 1/3 भाग। समझ में आ गया, यही था तेभागा आंदोलन। ये बटाईदारों को भूस्वामियों के विरुद्ध आंदोलन था। इस आंदोलन में बटाईदारों द्वारा भूस्वामियों को उपज का केवल 1/3 देने की मांग की गई थी। इस विद्रोह का जो नेतृत्व था दोस्तों, कंपाराम एवं भवन सिंह, इतना याद रखिएगा, कंपाराम एवं भवन सिंह। इस आंदोलन का आयोजन किसान सभा के द्वारा किया गया था। तो आप कंपाराम एवं भवन सिंह याद रखिएगा, और फ्लाइट कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भूमि का 1/3 भाग दिया गया था। ये सब पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। और तेभागा आंदोलन जो था दोस्तों, ये बंगाल से रिलेटेड था, इतना याद कर लीजिएगा। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, बारदोली सत्याग्रह का। तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना आंध्र प्रदेश 1946। कम कीमत पर अनाज जो है खरीद किया जाता था, और जमींदारों एवं साहूकारों की शोषण नीति भी इसमें शामिल थी। किसी ने तरीके से किसानों को क्या करो, परेशान करो, तंग करो खेती कराने के लिए। ठीक है, आंदोलन किसानों के आर्थिक शोषण के विरोध में था। ये किसान आंदोलन किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक नेतृत्व के बिना आयोजित किया गया था। समझ में आ गया, किसान आंदोलन जो था ये राजनीतिक नेतृत्व के बिना, यानी कि इसमें किसी ने भी, राजनेता ने या किसी और ने इसमें भाग नहीं लिया था। ये किसानों का एक अपना आंतरिक आंदोलन था, तो उन्हीं ने इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने। विद्रोह से संबंधित दोस्तों ये 4 वीडियो आप लोगों ने पसंद किया है, और उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, ज़रूरतमंद के पास शेयर भी करेंगे। और दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट करें, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।